बेटे ने बाहर बरामदे में शेड के किनारे एक गद्दा ढाल दिया और माँ का सामान वहीं रख दिया जमीन पर। माँ तुम यहीं सो जाया करो। विमला जी ने अपना बिखरा सामान समेटकर बैग में रख लिया और टेबल पर रखी पति की फ़ोटो भी उठाकर रख ली और बाहर निकल पड़ी। गार्ड को फ्लैट की चाबी दी और नारायण राय जी के साथ कैब से स्टेशन आ गई। अब विमला जी को नारायण राय जी ने ट्रेन में बिठा दिया और कहा, पहुँचकर भाभी फ़ोन कर देना। अच्छा भैया। और विमला जी आ गई अपने घर। घर पहुंची, ताला खोला, तभी आहट सुनकर जेठ जी की बड़ी बहू आ गई और विमला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, चाचा जी आप अकेले कैसे आ गई? अकेले दुकेले क्या होता है, बहू तेरे चाचा जी के दोस्त नारायण राय आते थे ना यहाँ। हाँ हाँ देखा है मैंने, चाचा जी को से मिलने आते थे, बस उन्हीं ने ट्रेन में बिठा दिया और आ गई। अब इतनी भी अनपढ़ गवार नहीं है तेरी चाची। अच्छा अच्छा, आप हाथ मुंह धो ले, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और हाँ, रात का खाना भी हमारे साथ ही खा लेना, अब अकेले बनाने न लग जाना। इतना कहकर अमिता बहू चली गई। चाय नाश्ता करने के बाद विमला जी आराम करने लग गई। तभी फ़ोन बजा। उठाकर उधर से शिवम, बेटे शिवम का फ़ोन था और कहा, माँ ये फ्लैट की चाबी गार्ड को देकर कहाँ चली गई आप? अपने घर आइए बेटा। अपने घर तो क्या यहाँ आपका घर नहीं था क्या? नहीं बेटा, अपना घर तो ये है जहाँ मैं तेरे बाबूजी के साथ ब्याह कराई थी। जिंदगी के इतने साल बिताए, ये अलग बात है कि तेरे बाबूजी पूरे सफ़र में मेरा साथ नहीं निभा पाए और बीच राह में छोड़कर चले गए, लेकिन सम्मान से जीना सिखा गए। वे हमेशा कहते थे कि सम्मान से जीना चाहे नमक रोटी खाकर रह लेना, लेकिन अपमान सहकर मत रहना। इसलिए बेटा मैं अपने घर में सम्मान की सूखी रोटी खाकर रह लूँगी। तेरे यहाँ के अपमान के 36 व्यंजन भी हमारे लिए बेकार हैं। बहू तो बहू, तू भी मेरा अपमान करने से नहीं चूकता था। अब मैं यही रहूँगी, यहीं से मेरी अंतिम यात्रा भी निकलेगी। कहकर विमला जी ने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी, कितने मनोहार करने पर मेरे बेटे शिवम के साथ उसके घर गई थी। अचानक पति श्यामलाल जी चल बसे। शिवम इकलौता बेटा था तो अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ से कहने लगा कि अब यहाँ अकेले कैसे रहोगी, चलो मेरे साथ। विमला जी ने मना भी किया कि अकेले कहाँ हूँ, यहाँ तेरे ताऊ जी का परिवार है, भले ही अब ताऊ जी और ताई जी नहीं है तो क्या बड़ी बहू और बेटा मेरा खूब ख्याल रखते हैं, मैं यहाँ रह लूँगी। लेकिन शिवम नहीं माना। श्यामलाल जी किराने की दुकान थी, पैसा संभाल कर खर्च करते थे, कुछ जोड़कर बैंक में भी रखा था। विमला को बताते रहते थे कि यदि हमसे कोई एक ना रहा तो कुछ पैसे बैंक में जमा है, जिंदगी बसर हो जाएगी। लेकिन बेटे के बहकावे में आकर सब पैसा उसको मत दे देना, अपने लिए रखना। वैसे जेठ का बेटा बहू कहते रहते थे कि चाचा चाची अब अलग क्या बनाती है, हमारे संग खा लिया करो, बुढ़ापे में कितना सा खाना होता है। तो विमला जी कभी जेठ के बेटे बहू के यहाँ तो कभी अपने आप बना लेती थी। जेठ के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे बहू संस्कारी थे और बड़ों का मान सम्मान देने वाले थे। शिवम के मनोहार करने पर विमला जी शिवम के घर आई थी। वहां आकर 2 कमरे के फ्लैट में समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ सामान रखे। फिर शिवम बोला, माँ अभी बैठो, आपके लेटने बैठने का इंतजाम मैं अभी करता हूँ। शिवम अंदर गया, जो अभी तक बाहर निकलकर विमला जी से मिला भी नहीं थी। शिवम मेघा से बोला, अब माँ को तो ले आया हूँ पर समझ नहीं आ रहा माँ को कहाँ जगह दूँ। मेघा ने चिढ़कर कहा, अब पता है फ्लैट में जगह नहीं है तो क्यों लेकर आए, अब खुद ही व्यवस्था करो, मुझे मालूम नहीं है। शिवम ने बाहर बरामदे में शेड के किनारे एक गद्दा ढाल दिया और माँ का सामान वहीं रख दिया जमीन पर। माँ तुम यहीं सो जाना कहकर शिवम कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह जब मेघा सोकर उठी तो देखा माँ जी के अंदर सोफे पर सिकुड़ी हुई पड़ी थी। मेघा ने शिवम को आवाज़ लगाई, ये देखो तुम्हारी माँ सोफे पर सो रही है, सारा सोफा खराब हो जाएगा। सोफा कोई सोने की जगह है क्या? माँ माँ सोफे पर क्यों सो रही हो? वो बेटा वहाँ मच्छर बहुत लग रहे थे और बारिश भी आ गई थी तो छींटे पड़ रहे थे, कपड़े गीले हो रहे थे, इसलिए यहाँ आ गई थी। अच्छा माँ, मैं आपके लिए आज एक फोल्डिंग पलंग ले आऊँगा और मच्छरदानी का भी कुछ इंतजाम कर दूंगा। विमला जी को उठे बहुत देर हो गई थी, लेकिन न अभी तक एक कप चाय ही मिली, न ही कुछ नाश्ता। मेघा और शिवम जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना टिफिन लेकर ऑफिस को निकल गए। फिर खुद ही विमला जी ने एक कप चाय बनाई और कुछ बिस्किट लेकर बैठ गई। फिर नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली। दोपहर हो गई, भूख लगने लगी, लेकिन खाना को कुछ नहीं था तो 2 पराठे सेके और अचार के साथ खा लिए। शाम को जब शिवम और मेघा ऑफिस से आए, अपने कमरे में घुस गए। विमला जी से 2 दिन से कोई बात नहीं हुई थी, मेघा और शिवम की। मेघा बोली, शिवम खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। पिज़्ज़ा आया और दोनों खा पी कर सो गए। विमला जी से किसी ने पूछा भी नहीं, ऐसे ही चलता रहा। कभी शाम को खाना बनता तो 2 रोटी रखी रहती, कभी सब्जी है तो कभी नहीं है। वो दोनों कमरे में ही खा लेते, विमला जी से कोई पूछता ही नहीं था।
ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। एक दिन भी बेटा बहू से बात नहीं हुई। आज संडे था तो दोनों तैयार होकर बाहर जा रहे थे तो विमला जी ने पूछ लिया, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, आज छुट्टी है तो सारा दिन घूमने का प्लान है, मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर बाहर ही खाना खाकर फिर लौटेंगे। और मेरे खाने का क्या होगा? आप अपने लिए कुछ बना लेना और घर की साफ सफाई कर देना, मेघा बोली, और रसोई भी ठीक ठाक कर देना। बेटा एक हफ्ता हो गया है, एक दिन भी ढंग से खाना नहीं मिला। कभी 2 सूखी रोटी पड़ी है, न दाल है, न सब्जी है, न कुछ नाश्ता है। आप बना लो अपना, क्या किसी ने रोका है? क्या अब मैं अपने लिए अलग से कुछ बनाए? जो खाना बनता है मेघा बनाती है उसी में थोड़ा मेरा भी बना लिया करें। अब मेघा को ऑफिस जाना होता है माँ, उसके पास इतना समय कहाँ है? हाँ बेटा सही कह रहे हो, मेरे लिए 2 रोटी बनाने को कहाँ समय है? इस तरह बेटा बहू की बेरुखी देखकर विमला जी को बहुत दुख हुआ। इस तरह अपमान सहकर रहने से क्या फायदा? इससे तो अपना छोटा सा घर ही अच्छा भला था। भले ही अपने पेट से मैंने जेठ के बेटे को जन्म नहीं दिया था, लेकिन बेटा और बहू मेरा कितना ख्याल रखते थे। ज़्यादा नहीं था लेकिन सम्मान से 2 रोटी तो खा रही थी। भले ही पति ने बहुत पैसे नहीं छोड़े थे, लेकिन जो था उससे गुजारा हो जाता। यहाँ आकर विमला जी अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। लेटी थी अपने बिस्तर पर, तभी नारायण राय जी का फोन आया, जो श्याम राव जी के बड़े अच्छे मित्र थे। पूछने लगे, अरे भाभी जी आप कहाँ हैं? घर गया था मैं तो पता लगा आप बेटे के पास आई हैं। हाँ भैया, अभी 20 दिन हुए हैं यहीं आए हुए, शिवम ले आया था। अब तो मेरा दोस्त नहीं है तो आपको अकेले न रहकर बेटे के साथ ही रहना चाहिए। नारायण राय जी मैं बोले। नारायण का बेटा भी दिल्ली में कहीं नौकरी करता था तो वहाँ आना जाना होता रहता था, और शिवम भी दिल्ली में ही था। फिर विमला जी ने सोचा, कमी न नारायण जी से कुछ मदद ली जाए, और वो बोली, नारायण भाई कुछ काम है आपसे? हाँ बोलिए भाभी, मुझे अपने घर जाना है। क्या आप मेरा टिकट करा देंगे और ट्रेन में बिठा देंगे? क्यों, बेटे के पास कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, घर की याद आ रही है, विमला देवी बोली। अच्छा भाभी, मैं कल बेटे के पास आ रहा हूँ, किसी डॉक्टर से चेकअप कराना है तो आपका काम कर दूंगा। और फिर विमला जी अपने घर आ गई। अब फिर से बेटे के पास न जाने का वादा करके विमला जी के घर में 3 कमरे थे तो एक कमरा बरामदा अपने पास रखकर 2 कमरे और रसोई किराए पर उठा दिया। अपना क्या, कमरे में एक ही कोने में गैस रख ली। जब खुद बनाना होता तो बना लेती, वरना जेठ की बहू तो ख्याल रखती ही थी। विमला जी सोच रही थी, अपने से बढ़कर तो पराये ख्याल रख रहे हैं। यहाँ आकर सम्मान की सूखी रोटी ही सही, इज्जत से तो खा रही हूँ, किसी की मोहताज तो नहीं हूँ। और यहाँ 4 लोग जान पहचान को हैं, सबसे बोलते चालते समय निकल जाता है, और बाकी समय अपना भगवान के ध्यान पूजा में लगा दिया। वहाँ बेटे के यहाँ बरामदे में लावारिस सी पड़ी थी। न बहू और न बेटा कभी हालचाल पूछते थे। धन्यवाद।